Good evening, everyone. Today I come up with the new sessions of CBI APP Minor Laws MCQ सीरीज। जो हमारी सीरीज हम स्टार्ट करी है उसमें हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज जिस एक्ट के एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आई होप कि आपके लिए सीरीज बेनिफिशियल हो रही होगी। फॉर द बेटर गाइडेंस ऑन दीज लॉज आप सीबीआई एपीपी माइनर लॉज के हमारे कोर्सेज को भी ले सकते हो और जिससे आपको इंटरेस्टिंग एकदम आपकी तैयारी हो जाएगी। एंड आई होप कि आपको ये सीरीज हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल रह रही है तो प्लीज कमेंट करें और लाइक भी करें। लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू प्रैक्टिसेस। और मैम आपके साथ लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3 फॉर सीबीआई एपीपी एमसीक्यू। हम ऑलरेडी 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे हों और अगर आपको किसी भी तरह की उसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज करके जरूर बताएं। लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू लेक्चर फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, राइट? सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज के लिए हम ये कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द प्रिवेंशन एक्ट कम इनटू फोर्स? The right answer is for July 2005. Second, Prevention of Money Laundering Act 2002 is Act of 15 of 2003, Act number of 22 of 2003, Act number 11 of 2003, Act number 3 of 2003. The right answer is Act number 22 of 2003. The PMLA is applicable to the following. इनमें से PMLA Act जो है किस किस पे applicable है? इंडिविजुअल्स पे, कंपनी पे, फर्म पे, ऑल ऑफ द अबव पे। The right answer is all of the above. Which of the following act can be considered as act of money laundering in the act? Illegal arms sales, drug trafficking, insider trading, all of the above. The right answer is all of the above. The object of Prevention of Money Laundering Act is Prevention of Money Laundering Act का objective क्या है? To prevent money laundering, to provide for confiscation of property derived from or involved in money laundering and for matters connected therewith टू इंसिडेंटल देयर टू। तो फॉर एग्जांपल ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी के पीछे, सॉरी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला ये कि वो प्रिवेंट कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को। सेकंड ये कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि ड्राइव की गई है थ्रू द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या कोई भी मैटर उससे कनेक्टेड भी है या इंसिडेंटल भी है तो उस प्रॉपर्टी को कन्फेसिकेटेड करना मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का हमारा एक और पर्पस है। द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। लेट्स मूव फर्दर। Question number 6. Before the enactment of PMLA 2002, various legislation dealt unanimously with the problems of money laundering. Some of them are as follows. तो 2002 में जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी एक्ट आया उससे पहले भी बहुत सारे लेजिस्लेशन थे जो इसी चीज के बारे में बात करते थे। तो हमें ये बताना है कि वो कौन कौन से एक्ट थे। तो द राइट आंसर्स क्या होंगे ये बताते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, द स्मगलर एंड फॉरेन exchange manipulator act 1976, D all of the above. The right answer will be D all of the above. Under the PMLA बैंकिंग कंपनी का क्या मतलब है? तो बैंकिंग कंपनी का मतलब होता है अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 applies and includes any bank or banking institution referred to in section 51 of the act applies and include any bank or banking institution referred to in section 51 of that act. C both A and B, D neither A nor B. The right answer will be A. The right answer will be A. The right answer will be A. Let's move further. Under PMLA, bench means bench का मतलब क्या होता है? तो appellate tribunal, tribunal, court या appellate court. The right answer will be appellate tribunal. Under PMLA, beneficiary owner का मतलब क्या होता है? हमें ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना है, ठीक है? तो बेनिफिशियल ओनर्स का मतलब होता है इंडिविजुअल हु अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल अ क्लाइंट ऑफ अ रिपोर्टिंग एंटिटी और द पर्सन ऑन हुज बिहाफ अ ट्रांजैक्शन इज बीइंग कंडक्टेड एंड इंक्लूड अ पर्सन हुज एक्सरसाइज अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर अ critical person. B option, an individual who ultimately owns or control a client for reporting entity or the person on whose behalf a transaction is being conducted
and exclude a person whose exercise ultimate effective control over judicial person. तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? ये इंक्लूड करता है उन पर्सन को जो कि एक्सरसाइज करते हैं इफेक्टिव और कंट्रोल को, ठीक है, ओवर द जुडिकल पर्सन, और ये क्या कर रहा है, ये बोला एक्सक्लूड दोस पर्सन। तो राइट आंसर इसमें से ये होगा, ठीक है, क्योंकि हम बेनिफिशियल ओनर में वो पर्सन भी इंक्लूड होते हैं जो कि एक्सरसाइज करते हैं अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द जुडिकल पर्सन आल्सो, राइट। सेक्शन 2G क्या डिफाइन करता है? चेयरपर्सन, एज अ चेयरपर्सन ऑफ, चेयरपर्सन किसका चेयरपर्सन होगा? वो अपीलेट ट्रिब्यूनल का, ट्रिब्यूनल का, कोर्ट का, अपीलेट कोर्ट का। तो आंसर इज अपीलेट ट्रिब्यूनल। अंडर पीएमएलए डिप्टी डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? तो डिप्टी डायरेक्टर क्या होते हैं? जो कि अपॉइंट करते हैं अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 49 में। ये डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर केस में ये अपॉइंटेड है सेक्शन 1 ऑफ 49, या फिर देखो डिप्टी डायरेक्टर क्या होते हैं? जो अपॉइंट होते हैं 1 ऑफ सेक्शन सेक्शन 49 क्लॉज 1 में जो अपॉइंट होते हैं वो होते हैं, या फिर कोई भी डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर या डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर जो कि अपॉइंट किए जाते हैं सबसेक्शन 1 ऑफ 49 में, बोथ ए एंड बी आर नाइदर ए नॉर बी। द राइट आंसर विल बी 11 का ए। अंडर द पीएमएलए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये पूछ रहे हैं। स्टेट फंड कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ऑथराइज पर्सन या ऑल ऑफ द अबव? तो इट इंक्लूड ऑल ऑफ द above. The term housing financing institution shall have the meaning as assigned to it. Housing finance institution में फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, कौन से सेक्शन में उसे डिफाइन किया गया है और कौन से एक्ट में उसे डिफाइन किया गया है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 3 ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, clause D of section 5 of National Housing Bank Act 1987, clause D of section 8 of National Housing Banking Act 1987. The right answer will be clause D of section 2 of National Housing Bank Act 1987. What is under PMLA? इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है? तो कोई भी स्टॉक ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, इन सबको इंक्लूड करता है, या फिर कोई एसोसिएशन रिकॉग्नाइज और रजिस्टर्ड अंडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन में जो होते हैं उनको इंक्लूड करता है, या कोई भी इंटरमीडियरी जो कि रजिस्टर्ड है किसके अंदर? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, उनको इंक्लूड करता है। तो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। अंडर द पीएमएलए, पीएमएलए के अंदर इन्वेस्टिगेशन जो इंक्लूड करती है सारी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? डायरेक्टर, कोई भी अथॉरिटी जो कि अथराइज है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस अंडर द पीएमएलए, वो इंक्लूड होती है, या फिर ये दोनों, या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं। तो द राइट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। अब ये टर्म ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर का इम्प्लीकेशन क्या है? क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसेस का इम्प्लीकेशन क्या होता है? तो ये पूछ रहे हैं, any conduct by a person at any place outside India which constitute an offence at the place in which would have constituted an offence specified in part A, part B or part C of the schedule and had been committed in India, and if such person transfer in any manner the proceed of such conduct or part thereof to India, any offence specified by part in part A, part B, part C of the schedule which has been committed in India, and the proceed of crime or a part thereof have been transferred to a place outside India, any attempt has been made to transfer the proceed of crime or part thereof from India to a place outside India. Yeah, both A and B are neither A nor B. Okay, the answer is both A and B. Question number 17. The term person carrying on designated business or a profession means the person carrying on a डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो कोई भी पर्सन जो एक्टिविटी कैरी करता है लाइक फॉर प्लेइंग गेम, चांस ऑफ कैश, कसिनो, ये सब इंक्लूड जो करता है वो पर्सन इंक्लूड होगा, या इंस्पेक्टर जनरल जो ऑफ रजिस्ट्रेशन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो होगा, या रियल एस्टेट एजेंट जो भी नोटिफाई किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, वो होंगे। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी चीज जो है वो सही है। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? द टर्म प्रीशियस मेटल में क्या क्या इंक्लूड होंगे? मींस गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, सच अदर मेटल एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रीशियस मेटल इंक्लूड करते हैं गोल्ड को, प्लेटिनम को, डायमंड को, इन सबको इंक्लूड करते हैं, और कोई भी मेटल जो कि नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
वो इंक्लूड करते हैं। तो द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। चलो आंसर आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे द टर्म प्रोसीड ऑफ क्राइम, प्रोसीड ऑफ क्राइम का क्या मतलब होता है ये बताना है हमें। चलो, इन कोई भी प्रॉपर्टी जो ड्राइव की गई या ऑब्टेन की गई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी relating to a schedule offences or the value of such property or where such property is taken or held outside the country, then the property equivalent to in value will held within the country or abroad. Include property not only derived or obtained from the schedule offences but also any property which will directly or indirectly be derived or obtained as a result of any criminal activity related to the schedule offences. Both A and B. Basically ये कह रहा है कोई भी प्रॉपर्टी जो कि ड्राइव की गई हो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू या फिर वो ऑफेंसेस के थ्रू जो शेड्यूल में मेंशन है उनके थ्रू कोई करी हुई हो, चाहे वो यहाँ विद इन द कंट्री हो या अब्रॉड हो, या कोई भी एक्टिविटी जो भले ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है लेकिन वो किसी भी थ्रू किसी भी तरीके से वो ड्राइव की गई है, मतलब ठीक है थोड़ी बहुत तरीके से भी रिलेटेबल है ना शेड्यूल ऑफेंसेस से, तो ये आंसर होगा हमारा। तो भी वो क्या कहलाएगा, किसके अंदर आएगी, प्रोसीड ऑफ क्राइम के अंदर आएगी। द आंसर विल बी, राइट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। अंडर द पीएमएलए शेड्यूल ऑफेंसेस का मतलब क्या क्या होता है, तो कोई भी ऑफेंस जो स्पेसिफाइड अंडर पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल या द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल इफ द टोटल वैल्यू इन्वॉल्वड इन सच केसेस 1 crore, the offenses specified under part C of the schedule या all of the above. The right answer will be all of the offense। तो कोई भी ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी ऑफेंस जो कि स्पेसिफाइड है पार्ट ए में या कोई भी ऑफेंस जो स्पेसिफाइड है पार्ट बी में जिसकी वैल्यू 1 crore से ज्यादा है, या कोई भी ऑफेंस जो स्पेसिफाइड है पार्ट सी में, ठीक है, तो वो सबको इंक्लूड करता है डेफिनेशन ऑफ टर्म ऑफेंसेस। नाउ लेट्स मूव फर्दर। 21 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी जो है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो सैंक्शन एज अ रिस्पांस टू इंडियाज ग्लोबल कमिटमेंट टू कॉम्बैट द इशू ऑफ इकोनॉमिक क्राइम्स लाइक मनी लॉन्ड्रिंग। इट वाज अ सैंक्शन इन रिस्पांस टू, किसके सैंक्शन के रिस्पांस में हमारे यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लेके आया गया था, तो वो आंसर है हेग, मॉनिट्रियल, नन ऑफ द या विना। तो द राइट आंसर विल बी विना कन्वेंशन, ऑप्शन ए कन्वेंशन, जिसका बेसिस जो बेसिस है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो बेसिस है वो कौन से बेसिकली इनैक्टमेंट्स पे बेस्ड है बेसिकली, ठीक है ये बताना। कन्वेंशन विच form the basis of enactment of prevention of money laundering act are the United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, basis statement of principle 1989, 40 recommendation of the financial action task force on money laundering. Options are only one, only three, only one and three, and all of the above. The right answer will be D, all of the above. Let's move further. Question number 23. Which of the following is true? The PMLA is a criminal law of the Parliament of India. The PMLA was passed by the NDA government in 2002 to combat money laundering and to seize any property or asset obtained through the laundered money. Basically पूछ रहे हैं इनमें से स्टेटमेंट में कौन सा है, दोनों स्टेटमेंट सही है। पीएमएलए जो है क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, जो पास किए थे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरह। पीएमएलए किसने, कौन सी गवर्नमेंट ने पास की थी, एनडीए गवर्नमेंट ने पास की थी। इसके ऑब्जेक्टिव जो था इसके पीछे का वो यही था कि वो ऐसी वेंडर्ड मनी को सीज कर सकें या उन प्रॉपर्टीज को सीज कर सकें या असेट्स को सीज कर सकें, ठीक है, जो भी बेसिकली आई हैं थ्रू किसके थ्रू, वेंडर्ड मनी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से पूछने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिस्क्राइब इन द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इनमें से कौन सी चीजें जो प्रिस्क्राइब नहीं की गई है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट या कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजन। तो हमने पता है सीजर भी अपॉइंट करा गया है इसमें, अटैचमेंट भी है, कन्फिस्केशन, बस जो लाइफ इम्प्रिजन है वो नहीं दे रखा है। चलो लेट्स मूव फर्दर। 25 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 2(1) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 डज नॉट इंक्लूड। इनमें से कौन सी चीज है जो फाइनेंशियल नहीं इंक्लूड होती है, चिट फंड कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अ पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें से आंसर विल बी फिफ्थ ओनली, fifth will be not included, okay, under this definition. The term attachment का मतलब क्या होता है, attachment क्या होता है, under the term attachment in the prevention of money laundering act 2000 is defined as interdiction of transfer, conversion, disposition or movement of property as stated under chapter 3rd of the act. Interdiction of transfer, conversion, disposition or movement of property as stated under chapter 2 of the act. यही same चीज under chapter 1 and interdiction of transfer, conversion, disposition or movement of property as stated in chapter 4th. The basically attachment, interdiction, transfer, conversion, disposition or movement of property is stated in the chapter 3rd of the act. किसमें, chapter 3rd of the act में है, chapter 3rd of the act. Good. Let's move further.
27 ये सारे जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसके आंसर्स जब आप ये क्वेश्चन देखें तो अपने आप से उनको कमेंट्स में ऑप्शन जरूर बताएं ताकि आपको ये समझ में आए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना जा रहा है, कितना आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि एमसीक्यूज जो हैं वो आपको रिवीजन में काफी हेल्प करते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। द टर्म बेनिफिशियल ओनर्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, इज डिफाइंड under section 2FA of the PMLA. Means a person who either possesses or command over a client of a reporting entity or individual in place of whom transaction is directed, include individual and exercise an optimum effective power over judicial function. तो ये बेनिफिशियल ओनर जो है वो डिफाइन किया है 2FA में, ये भी सही है। कोई भी पर्सन जो कि पजेस करता है, कोई कमांड ओवर अ क्लाइंट पजेस करता है, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूड बेनिफिशियल ओनर, है ना, जिसके ऊपर ऑप्टिमम इफेक्टिव पावर आप एक्सरसाइज कर सकते हो किसी इंडिविजुअल के ऊपर, वो भी इंक्लूड करता है हमारे बेनिफिशियल में। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। अंडर सेक्शन 21A ऑफ द पीएमएलए द टर्म करस्पॉन्डिंग लॉ इज डिफाइन एनी लॉ ऑफ एनी अदर कंट्री इक्विवेलेंट टू एनी of the clause of the act or those who manage the offense in that country similar to any of the similar offense, schedule offenses listed in schedule A. The right answer is schedule offenses. Payment system as defined by PMLA Act 2000 does not include PMLA। इस सिस्टम के अंदर जो पेमेंट सिस्टम डिफाइन किया गया उसमें से कौन इंक्लूड नहीं होता है, कौन इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, वी हैव टू ऑल दिस, sorry for the disturbance. Payment system is defined payment who does not include system enabling credit card operation, debit card operation, smart card operation, money transfer operation, 1, 2, only 1 and 3 and all of the above. The right answer will be all of the above. What is the schedule offenses? And the schedule offenses का मतलब क्या? Circulation of fake Indian currency notes, offenses related to narcotic drugs, waging war against the nation, all of the schedule offense ये तीनों चीजों को include करते हैं। 31 कहता है पर्सन को डिफाइन जो करा गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में वो क्या क्या इंक्लूड करता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, artificial juridical person, association of person or a body of individual whether incorporated or not. So the all three options are correct. So answer will be D, all of the above. Precious metal as defined in PMLA Act 2002 does not include precious metal। इनमें से क्या इंक्लूड नहीं करता है? गोल्ड, प्लेडियम और रोडियम, डायमंड, प्लेटिनम। तो प्रीशियस मेटल में क्या नहीं आता? डायमंड नहीं आता। प्रीशियस स्टोन क्या इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है, डिफाइन जो करा गया मैं, डायमंड, ग्राफाइट, एमराल्ड या सफायर। तो प्रीशियस स्टोन एज डिफाइंड इन द पीएमएलए एक्ट 2002 डज नॉट इंक्लूड डायमंड, ग्राफाइट, एमराल्ड, सफायर या फिर क्या नहीं इंक्लूड करता, तो इट डज नॉट इंक्लूड ग्रेफाइट। अब हम बात करने वाले हैं अंडर सेक्शन 2RC ऑफ द पीएमएलए द टर्म पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये कहते हैं इंडिविजुअल हु परफॉर्म्स अ पेमेंट सिस्टम इंक्लूड इज ओवरसीज प्रिंसिपल बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए और बी। तो आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। अंडर सेक्शन 2 ऑफ द पीएमएलए द टर्म पर्सन इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ द टर्म प्रॉपर्टी हमने कर लिया था। द टर्म प्रॉपर्टी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2V ऑफ पीएमएलए। The term property is defined at 2V of the PMLA. It means any property or assets of every description, whether a corporeal, incorporeal, movable, immovable, tangible, intangible, and include deeds, instrument in evidencing title or interest in such property or assets. C, both A and B, neither A nor B. So the answer will be B. सॉरी, द आंसर विल बी सी, इट इंक्लूड बोथ। इट डिफाइन किसमें? 2V और PML में, और ये इंक्लूड करते हैं सारी असेट्स को, चाहे टेंजिबल हो, इमूवेबल हो, मूवेबल हो, सारी प्रॉपर्टी। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिस्पोजिशन या ऑल ऑफ द अबव। 37 का डी बात करता है ऑल ऑफ द अबव में। 37 का आंसर है डी। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिस्पोजिशन। अटैचमेंट हमारे NI के अंदर भी हम पढ़ते हैं। अगर आप सब में से किसी को पता हो कहाँ पढ़ते हैं हम NI के अंदर, तो जरूर कमेंट सेक्शन में। चलिए, let's move further. 38 an explanation is given to the term property which states that it incorporate any type of property used in committing a wrong under the Prevention of Money Laundering Act or any of the schedule offenses, committing a wrong under the Prevention of Money Laundering Act, committing a wrong under any of the schedule offenses, committing a wrong under the Prevention of Money Laundering Act and any of the schedule offenses. The answer will be D. Under the PMLA authorized person का मतलब क्या होता है? तो ये जो डिफाइन किए जाते हैं अंडर द जनरल क्लॉज एक्ट, डिफाइन जो क्लॉज किए जाते हैं क्लॉज C ऑफ सेक्शन 2 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, या डिफाइन किए जाते हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, या डिफाइन किए जाते हैं सेक्शन 4 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। द राइट आंसर विल बी बी। हु अमंग द फॉलोइंग आर रिपोर्टिंग एंड डिफाइन द प्रिवेंशन एक्ट? बैंकिंग कंपनी, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट,
intermediaries, all of the answer will be all of the above. Under section 2ZB of PMLA, the term value is defined as the market value of particular property on the date it was brought up by an individual. B, if the date cannot be specified, the date on which such property is owned by the individual. C, both A and B, neither A nor B. The answer will be C, both A and B. The definition of money laundering is dash to cover most of the chances of converting black money into white. The blank fill करना है, exhaustive, white, none of the above. इसका option 2 दे रखा है, but the right answer is white. Okay. चलो, let's move further. 43. The definition of money laundering says a person is guilty of the offense of money laundering. He or she is found to have directly or indirectly. ये बताना है कि कोई भी definition जो money laundering में ये कहता है कि कोई भी person guilty पाया जाएगा. guilty पाया जाएगा किसका? Offense of money laundering अगर वो किन activities का involvement में अगर वो होगा तो. An attempt to indulge, consciously assisted with full knowledge, or is a party or has involvement in one or more of the process or activities associated with proceed of crime. All of the answer will be all of the any individual who has a direct or indirect involvement, or if he knowingly assist or is a part of the activity that is connected to the crime, including its concealment, possession, acquisition or use and project, or declare it as an unattained property. The answer will be D, all of the above. सेक्शन 2D ऑफ पीएमएलए जो है वो डिफाइन करता है टर्म अटैचमेंट को, मींस प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिपोजिशन, मूवमेंट और बाय एनी डायरेक्शन गिवन. किस में दे रखा है ये डेफिनेशन? द प्रोविजन ऑफ पीएमएलए. तो बहुत इजी था. ठीक है. whoever directly indirectly attempt to indulge or knowingly assist knowingly, और ये क्या है, ये भी आपको आना चाहिए. ठीक है, इसको कमेंट डाउन जल्दी करिए ना. whosoever directly indirectly attempt to indulge or knowingly assist unknowingly is a party or is actually involved in any process or activity connected with the proceed of crime and dash shall be guilty of offense of money laundering. Section 3 of PM. Intentionally participate, unknowingly participate, projecting it as a unattained property and none. So the answer will be C, projecting it as a unattained property. 47. Mr. P was found guilty as per the provision of Prevention Act 2002. Who can investigate this case of money laundering? ये कह रहे हैं कि जो पी है वो फाउंड किया गया गिल्टी किसके अंदर? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. इनमें कौन है जो उसके केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है? डायरेक्टर ऑफिस अंडर सेक्शन 48, पुलिस इंस्पेक्टर, ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या नन. So the right answer will be director/office under section 48. Mr. X was found guilty of money laundering activity as per provision of Money Laundering Act 2002. What are the possible action which can be taken against Mr. तो इनमें से अगर X जो है वो गिल्टी फाउंड किए गए मनी एक्टिविटी के, तो पॉसिबल एक्शन क्या लिया जा सकता है उनके अगेंस्ट? तो बेसिकली 3 to 7 ईयर का इम्प्रिजमेंट हो सकता है एंड फाइन भी लग सकता है, या खाली इम्प्रिजमेंट हो सकता है, ओनली फाइन, या अप टू 3 इम्प्रिजमेंट. तो बेसिकली राइट आंसर इज 3 to 7 years imprisonment and fine. 49 में कह रहे हैं मिस्टर वाई जो है फाउंड किए गए गिल्टी अंडर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक ऑफ 1985. व्हाट आर द पॉसिबल एक्शन जो इनके खिलाफ लिया जा सकता है? देखो इसमें ना एनडीपीए भी आ गया ना, हमारा ड्रग्स वाला आ गया, तो क्या है ना, पनिशमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी. तो 3 से 10 साल की इम्प्रिजमेंट और कितने का फाइन लग सकता है, और 3 to 7 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट लग सकती है, 3 से 10 साल का फाइन लग सकता है. ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 3 to 10 ईयर्स इम्प्रिजमेंट एंड फाइन लग सकता है. ओके, तो अब हमारा 50 क्वेश्चन है. दिस विल बी अ लास्ट क्वेश्चन. अंडर द पीएमएलए अटैचमेंट मींस प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिस्पोजिशन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑर्डर इशूड अंडर. क्या है अटैचमेंट का मींस जो है, ये कौन से चैप्टर के अंदर दे रखा है? चैप्टर 3rd, 2nd, 4th, 5th. द राइट आंसर इज चैप्टर 3rd. थैंक यू एवरीवन. दिस ऑफ कोर्स आपको मुझे उम्मीद है कि सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे सेशंस लेके आऊँ आपके साथ, तो आप प्लीज़ इसको इस वीडियो को प्यार दें अपना. आई एम साइनिंग ऑफ, साध्वी सिंह.